So measurement of area under the curve is one of the very important parameters in determination of bioavailability. पिछले वीडियो के माध्यम से हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के माध्यम से कैसे बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं, दैट इज प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, वो हमने देखी थी. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस कैटेगरी वी विल हैव अ सेशन ऑन एरिया अंडर द कर्व. सो एरिया अंडर द कर्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक्चुअल में वो पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि ड्रग ने कितना समय शरीर में व्यतीत किया. मींस राइट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेकर के टर्मिनेशन ऑफ एक्शन के जो बीच का एरिया है, दैट इज द AUC. ये एक्सटेंट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि थेरापेटिक इफेक्ट कितनी देर तक हमें मिला. सो एरिया अंडर द कर्व, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व की जो स्टडी का ग्राफ हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें टाइम 0 से लेकर के टाइम इन्फिनिटी तक का जितना सेगमेंट होगा जिसमें कि ड्रग अनचेंज फॉर्म में क्लियरेंस होने से पहले पूरी तरह से रिसेप्टर पर इंटरैक्ट करके अपना थेरापेटिक इफेक्ट को देती है. कहने का मतलब ये कि अनचेंज्ड फॉर्म यहाँ पर मतलब ये है कि ड्रग किसी भी रूप से आयनाइज नहीं होना चाहिए. जब तक रिसेप्टर से उसका इंटरेक्शन नहीं होता साइट ऑफ एक्शन पे, उसका अनचेंज्ड फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है. इसको मैंने कई बार एक एग्जांपल से दिया है, आज भी रिपीट करता हूं कि जो आयरन है यानी कि लोहा, वो अनचेंज मतलब उसका हुआ कि जब तक वो आयरन है, और जैसे ही उसमें जंग लग गया, दैट इज रस्टिंग हो गई, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहा, वो चेंज्ड फॉर्म में आ गया, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया. इसी तरह ड्रग की भी स्थिति होती है. ड्रग भी अगर रिसेप्टर पर पहुंचने से पहले किसी भी कारण शरीर में किसी भी पदार्थ से, किसी भी रसायन से, किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल से इंटरेक्ट करके अगर चेंज फॉर्म में आ जाती है, तो फिर वो किसी काम की नहीं रह जाती. सो एरिया अंडर द कर्व यही बताता है कि अनचेंज्ड फॉर्म में रहकर थेरापेटिक इफेक्ट उसने कितने दिया. आगे बढ़ते हुए इसमें इक्वेशन में आती है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू CPDT, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा इन पर्टिकुलर टाइम. Then concentration of area under the curve is equal to fraction of the drug which is unchanged upon, यहाँ पे जो K है वो एक constant है, and VD is the volume of distribution. So area under the curve actually represents the fraction of the drug which is unchanged and the fraction of the drug which is distributed. Area under the curve को निकालने के बहुत सारे वैसे मेथड्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे कॉमन और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे मैनुअली आराम से किया जा सकता है, वो है ट्रेपेजॉइडल मेथड. ट्रेपेजॉइडल का मतलब है, ट्रेपेजॉइडल एक शेप होता है. तो यहाँ पर कर्व को अगर हम, जैसे मैं कर्व आपके सामने बना कर दिखाता हूँ, ये जैसे कर्व है, अगर इस कर्व को हम छोटे छोटे भागों में बांटें, तो वो जो पर्टिकुलर शेप है, जैसे भी ये जो अभी टेंजेंशियल लाइन आप देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ ट्रेपेजॉइड. ये एक्चुअल में एक ट्रेपेजॉइड है. तो कर्व को अगर हम छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड्स में बांट दें सपोज, उसके बाद सभी जितने भी जो ट्रेपेजॉइड हैं उसके अंदर का एरिया काउंट करें, फिर उसके बाद टोटल एरिया जो ट्रेपेजॉइड का होगा वो एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व कहलाएगा. यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व हमारे कैलकुलेशन का मतलब एक्चुअल में ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व के सेक्शन में ड्रग का जो एक्शन रहा है वो कितना प्रिसाइज रहा है, कितना एक्यूरेट रहा है. सिर्फ महज कर्व के टोटल एरिया को स्केल में रख के अगर हम नाप लें, सपोज जैसे ये कर्व है, अब इस एरिया को अगर हम नाप लें तो इससे कोई मतलब नहीं हमारा. हमें एक्चुअल में पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन और पर्टिकुलर टाइम दोनों को ही स्पेसिफिकली मेजर करना है. इसलिए क्या है कि ट्रेपेजॉइडल मेथड के माध्यम से हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया हम बनाएंगे और उसके बाद उस पर हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि उस एरिया में कितने मेजरमेंट हमें स्पेसिफिकली मिल रहे हैं. तो जितने ज्यादा ट्रेपेजॉइड्स होंगे उतना एक्यूरेट जो है रिजल्ट आएगा. नीचे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ द, अगर एक पर्टिकुलर ट्रेपेजॉइड है, तो सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ में देखिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये T1 है, मतलब टाइम फर्स्ट, जब फर्स्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन हुआ. फिर उसके बाद नेक्स्ट जहां हमने ब्रेक दिया था वो T2 हो गया,
और इस T1 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था और T2 पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज वो बन जाएंगे C1 प्लस C2 और इनसे इक्वेशन बनेगी लाइक दिस। तो इससे इस कैलकुलेशन में वैल्यूज को पुट करने से हमें फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का एरिया एग्जैक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो अभी मैंने बताया उसका एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आप, चूंकि ये हैंडमेड बनाया है मैंने तो आपको शायद देखने में परेशानी हो रही होगी। देखिए जो कर्व है एरिया ने उसको हमने छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड्स में बांट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे करके एंड सो ऑन। ये तब तक हम बनाएंगे जब तक कि हमें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ड्रग का एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। ये आपको पता होगा कि एरिया अंडर द कर्व बनाने के लिए हम पेशेंट का सैंपल निकालते हैं और उसमें से प्लाज्मा को अलग करते हैं और उसके बाद उस प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देखते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन आना बंद हो जाता है तो कर्व अपने आप नीचे आने लगता है और एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। तो जहां तक ये कर्व चलेंगे वहां तक हम उसको फ्रैक्शंस में बांट देंगे। मतलब अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये फ्रैक्शंस किस आधार पे बटे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जब भी हमने सैंपल निकाला बस वही पॉइंट पे हमें ब्रेक लगा देना है। जैसे पेशेंट को मान लीजिए हमने 10 बजे अगर दवा खिलाई, उसके बाद हमने उसका पहला सैंपल 10:15 पे निकाला तो दैट विल बी T1, राइट। उसके बाद हमने 10:30 पे निकाला, फिर 10:45, फिर 11, फिर 11:15, फिर 11:30, फिर 11:45 like that, and up to 11:45 we have got the response in the spectrophotometer. So उसको हमने उस तरीके से टाइमली ब्रेक कर दिया। अब उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना कॉन्सेंट्रेशन था, T1 पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें मिल जाएगा, T2 पे क्या है ये हमें मिल जाएगा, फिर T3, 3, 4 इसी तरह से सिमिलरली वी विल मूव ऑन और उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि अभी आप ऊपर देख रहे हैं। तो C1 यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो T1 पे था यानी 10:15 के ऊपर, फिर C2 जो हमने अगला सैंपल निकाला उसका ब्रेकर अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन C3 ऐसे करके लास्ट जहां तक हमारा ग्राफ है वहां तक हम जाएंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो असेंडिंग जो ऑर्डर की डिजिट है उससे टाइम को माइनस करना है, लाइक T2 माइनस T1, राइट। T2 माइनस T1 इसलिए क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी, रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। सो इस तरीके से हमें फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज मिल जाए। सो ट्रेपेजॉइडल मेथड अपनी सिंपलिसिटी मतलब के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत ही सिंपल एक ये टेक्निक है। आपको जो कर्व है रीडिंग्स के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के हिसाब से बनाना है। छोटे छोटे पैरामीटर जब जब हमने सैम्पलिंग करी उसमें उसको बांट देना है, बांटने के बाद वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है एंड वी विल गेट द एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट इज द कट एंड वे मेथड। इसमें सिंपल है, इसमें जो भी ग्राफ है उसको स्क्वायर पैटर्न में कट करना है, फिर उसके बाद वेट रिकॉर्ड करना है and plot against the VS area. Sample curve is cut and weight is recorded by interpolation method. Area of sample graph is found. यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ कि जो भी एरिया अंडर द कर्व वो तो स्टैंडर्ड ही रहेगा जो हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में देखा था, वो ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि बनता है। सॉरी यहाँ पर एक जो डायग्राम है वो ठीक से बन नहीं पा रहा है, आई विल अगेन ट्राई। सो तो ग्राफ जो है वो वैसे ही रहेगा, राइट, लाइक दिस। अब इसमें यहाँ पर जो कट एंड वेट का मेथड का मतलब है कि इसको हमें ग्राफ शीट पर बनाना है। ग्राफ शीट आपने देखी होगी, बहुत हमने कॉमनली यूज करी है, जो कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रावर्सल स्क्वायर्स। तो इसके ऊपर हमें जो है ग्राफ को अपना तैयार करना है। इसके बाद हमें उस पर्टिकुलर पैटर्न पे यहाँ पर हमने इसमें ग्राफ कट बना लिया, राइट। सो इसमें हमें जब भी पर्टिकुलर एक एरिया, जैसे ट्रापेजॉइडल में हमने उसको ट्रापेजॉइड में डिवाइड किया था, यहाँ पर हम ग्राफ के अंदर को स्क्वायर जो है उसके पर्टिकुलर एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे लाइक दिस, इफ पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व हमें इतने स्क्वायर्स मिले तो उस स्क्वायर को हम टारगेट कर रहे हैं। उसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें रिकॉर्ड करना है, सबको जोड़ना है और टोटल एरिया हमें मिल जाएगा, दैट्स इट। दिस इज एक्चुअली द कट एंड वेट मेथड। नेक्स्ट इज द
प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम कागज पे जो ग्राफ तैयार करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर हम रखेंगे और टोटल एरिया जो है ग्राफ का ये इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर करके बता देगा। कहने का मतलब है कि इसको एक एग्जांपल के जरिए आप समझिए, जैसे कैलिब्रेशन अपरेटस आता है जिसे हम वर्नियर कैलिबर भी कहते हैं। वर्नियर कैलिबर आप सबने देखा ही होगा लेबोरेटरी में। तो सपोज आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा कि टैबलेट की डायमेंशन आपको निकालनी है। जैसे टैबलेट की जो डायमीटर है उसका, जो उसका रेडियस है या थिकनेस है, जो भी है, ये डायमेंशंस हम जो है वर्नियर कैलिबर में टैबलेट को रखते हैं और उससे हमें वो डायमेंशन मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से जो प्लेनीमीटर है वो हमें ग्राफ के ऊपर रखना है। लाइक सपोज दिस इज आवर ग्राफ, तो प्लेनीमीटर को हम इसके ऊपर रखेंगे और उस प्लेनीमीटर के अंदर हम काउंट करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है एक्चुअल में वो बिल्कुल कट एंड वीड मेथड के मिलता जुलता है। मतलब ग्राफ के अंदर जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, राइट, उनको हमें प्लेनीमीटर के माध्यम से काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमें एरिया में हाइट अपॉन विड्थ के इस फॉर्मूले में पुट करके कर देना है। सो इंट्रोडक्शन में इट इज द सबसे पहला जो सेक्शन है कि इट इज द मैकेनिकल वे ऑफ मेजरिंग द एयूसी। इट मेजर्स एरिया बाय ट्रेसिंग आउटलाइन ऑफ द कर्व। एंड बिगर डिसएडवांटेज है डिग्री ऑफ एरर हाई है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल और ह्यूमन एरर हो सकती है, इसमें एक्यूरेसी मिलना थोड़ा सा पॉसिबल है। हालांकि सभी मेथड हमारे जो है मैनुअल ही है, लेकिन प्लेनीमीटर में इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में जो एरर है वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने में काफी परेशानी जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कागज के ऊपर हमारा ग्राफ बना हुआ है, उसको हम एक सैंपल देख लेते हैं। लाइक दिस, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसके ऊपर प्लान अपना जो है, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस एरिया को हमें निकालना है, राइट। सो इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे देख रहे हैं ना, आपने लास्ट उसमें बताया था कि ग्राफ की शीट के ऊपर हमें बनाना है। तो इस ग्राफ के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं, जो स्क्वायर्स आप सामने अभी देख रहे होंगे, उन स्क्वायर्स में प्लेनीमीटर के माध्यम से ये, जैसे फॉर एक स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, राइट, ये स्क्वायर्स हैं। तो ये सारे स्क्वायर्स हमें मेजर कर लेने हैं कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, फिर प्लेनीमीटर के माध्यम से हमें इसे काउंट कर लेना है, टोटल कर देना है और इक्वेशन में रखना है, एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। सो स्टार्टिंग में जैसा कि हमने देखा था, दैट इज इन द प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज में, कि जब एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट करते हैं तो एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है टेस्ट। तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज में इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे कि सिंगल डोज स्टडी, मतलब एक ही बार, सपोज एक टैबलेट है, हमने एक टैबलेट मरीज को खिलाई और उसका एरिया अंडर द कर्व हम निकाल रहे हैं। और मल्टीपल डोज का मतलब ये होता है जैसे कि इंट्रावीनसली इन्फ्यूजन के माध्यम से हम दवाई देते हैं, या हमें टैबलेट बार बार खिलानी पड़ रही है, मतलब उस तरह की मेडिकल कंडीशन है जहां पर हमें दवा बार बार देनी पड़ती है, तो वो हो जाती है मल्टीपल डोज। और जब दवा एक ही बार देनी पड़ती है, दैट इज द सिंगल डोज। तो एरिया अंडर द कर्व अब हमें मिल चुका है दोनों का, जो हमने ओरली, जैसे हमने जो भी हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ओरल है तो ओरल दिया, स्टैंडर्ड है हमारा आईवी। तो इस फॉर्मूले में इसमें हम पुट करेंगे एफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओरल, फिर डोज ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, सेम दवा को हमने इंट्रावीनस भी दिया था, और चूंकि हम सैंपल के लिए अपने पढ़ रहे हैं ओरली, तो उसका एरिया अंडर द कर्व, फिर नीचे एरिया अंडर द कर्व ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन एंड डोज ऑफ ओरल। यहाँ पे एक टाइपोग्राफिकल थोड़ा मिस्टेक है, दिस इज एक्चुअली डी आई वी नॉट, इट्स डी ओरल। सो देन फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग ऑफ द सैंपल, फिर एरिया अंडर द कर्व ऑफ टेस्ट, डोज ऑफ स्टैंडर्ड, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्टैंडर्ड एंड डोज ऑफ टेस्ट। इस तरीके से वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर मल्टीपल डोज में जो सेक्शन है, एयूसी टेस्ट, डी स्टैंडर्ड, रो टेस्ट, AUC टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। सो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नाउ सिमिलरली टू प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज इज यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज।
यहाँ पर आप ऐसा समझें कि जब हमें सारे पैरामीटर निकालने होते हैं, जैसे सी मैक्स, टी मैक्स, एरिया अंडर द कर्व, इसी तरीके से मींस सी मैक्स, टी मैक्स, एयूसी हमने निकाला था क्योंकि वहां पर हमारा सैंपल था प्लाज्मा, मतलब पेशेंट का ब्लड ब्लड हमने निकाला और उसमें हमने वो सारे पैरामीटर देखे, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर सारी चीजें वैसी ही हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सब कुछ है, बस सैंपल हमारा जो है प्लाज्मा की जगह यूरिन है। मतलब पेशेंट की हम यूरिन कलेक्ट करेंगे, उसमें फिर हम कॉन्सेंट्रेशन वो सारे निकालेंगे और इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमें बायोअवेलेबिलिटी का भी पता चलता है। So let's get some of the highlights. Urinary excretion of unchanged drug is directly proportional to plasma concentration. ये obvious सी बात है। Thus, even if a drug is excreted to some extent, bioavailability can be determined. बिल्कुल सही बात है। जैसे कि डायरोटिक्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, तो अगर ड्रग एक्सक्रीट हो रही है तो कितना परसेंटेज उसका एक्सक्रीट हो रहा है, इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ, कितना प्रतिशत वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ और कितना प्रतिशत थेरापेटिक एक्टिविटी में इस्तेमाल हुआ। ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक हमारे पास नहीं हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट का प्लाज्मा निकालना मुश्किल हो या फिर ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाएं जिनका साइट ऑफ एक्शन ही किडनी है, जिनका जो रीनल पार्ट है, नॉन रीनल पार्ट, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, तब फिर बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नॉन इन्वेसिव मेथड है, पेशेंट का कंप्लायंस काफी अच्छी कोऑपरेशन हमें मिलता है। कहने का मतलब ये कि नॉन इन्वेजन मतलब कि प्लाज्मा निकालने के लिए पेशेंट को हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है और फिर हम ब्लड निकालते हैं तो उसको तकलीफ होती है, दैट इज एक्चुअली इन्वेजन। यहाँ पे कुछ नहीं है, दवा खिला देनी है, यूरिन निकालने पेशेंट यूरिन दे देगा और हमें सैंपल से फिर वही सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। जैसे प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे, सी मैक्स, टी मैक्स एंड एयूसी। इसी तरीके से यूरिनरी एक्सक्रीशन में भी 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, बस उनका थोड़ा सा रूप चेंज है। जैसे उसमें सी मैक्स को यहाँ पर dxu/dt मैक्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीक ऑफ प्लॉट बिटवीन रेट ऑफ एक्सक्रीशन वर्सेस मिड पॉइंट ऑफ यूरिन टाइम कलेक्शन, जो अभी आप इस वक्त ग्राफ में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ so that you can visualize things better. यहाँ पर आप देखेंगे like this. Now you can see it much better and more clearly. So जो dxu/dt जैसे कि मैंने अभी बोला, it is obtained from the peak of plot between rate of excretion and versus midpoint of time of urine collection. मतलब यूरिन के सैंपल्स हम लेते गए, जब मिड पॉइंट था वो दैट विल बी एक्चुअली TU, जब हमने यूरिन कलेक्ट करी उस समय पे जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला दैट इज एक्चुअली दी dxu/dt, इट्स मैक्स। यहाँ पर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन की जगह रेट ऑफ एक्सक्रीशन की वैल्यूज हैं और टाइम की जगह मिड पॉइंट टाइम ऑफ यूरिन कलेक्शन है। मतलब ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़े से उसके जो डेजिग्नेशंस हैं, उसके पॉइंट्स डिनोशंस हैं, वो चेंज हो गए। नेक्स्ट इज सॉरी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि dxu/dt by max it is also actually analogous to Cmax, derived from plasma level time studies. Its value increases as the rate of absorption increases. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। शरीर में दवा का एब्जॉर्प्शन जितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा उसका रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। So now coming to the next parameter, that is the TU max. ये TU max जो हमारा अगला पैरामीटर है, ये आप जो देख रहे हैं, it is the time for maximum excretion rate. मतलब ये वो टाइम है जिस समय पे एक्सक्रीशन सबसे ज्यादा है। ये भी एनालॉगस है टी मैक्स का, जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में होता है। प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में टी मैक्स ये बताता है कि किस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन का ड्रग का ब्लड में सबसे ज्यादा था, और यहाँ पर भी मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन में कितना था, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है एज द एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होने हो जाएगी, क्योंकि पीक के बाद फिर वैल्यूज कम होती हैं। नेक्स्ट इज आता है दैट इज द एक्स यू इन्फिनिटी साइन. It is the cumulative amount of drug excreted in the urine. It is related to the AUC. Cumulative मतलब ये कि which increases as the extent of absorption increases. Means ऐसा समझें कि XU is actually the area under the curve. That's all. बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज की तरह से सारे ही जो पैरामीटर्स हैं वो सभी वैसे रहेंगे, बस उनके जो डिनोशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी मैक्स से का एनालॉगस है डी एक्स यू बाई डी टी मैक्स, फिर उसके बाद टी मैक्स है की जगह पे टी यू मैक्स। इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि यू का मतलब है यूरिन, राइट, and XU represents the cumulative amount of drug excreted in urine and it is similar to AUC. जो भी चीजें मैंने अभी बोली वो सारी आपके सामने स्क्रीन पर। dxu by dt is the maximum urine excretion rate. It values increases जैसे absorption बढ़ेगा, obtained from the peak of plot between rate of excretion versus midpoint. Tu max is the Tmax, time for maximum excretion rate. It values decreases as the absorption rate increase. और analogous है Tmax से, and cumulative XU is the AUC. एंड प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज की तरह ही सेम वैल्यूज हमें पुट करनी है। यहाँ पर वही सारी चीजें रहेंगी, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। और वैल्यूज पुट करके वी विल exactly know the amount of fraction of the drug which has performed for the bioavailability. So I hope you have gained the info on the measurement of bioavailability via excretion and also measurement of AUC. और यहाँ पे संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि एरिया अंडर द कर्व, सी मैक्स, टी मैक्स, ये सभी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सैंपलिंग का। अगर सैंपल हम प्लाज्मा ले रहे हैं तो वैल्यूज वैसी रहेंगी, और अगर हम यूरिन ले रहे हैं तो वैल्यूज जो हमने अभी देखी। साथ ही साथ जो मेजरमेंट है यूरिन का, यूरिन एक्सक्रीशन स्टडीज को तब इस्तेमाल किया जाता है जब किन्हीं कारणों की वजह से प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज का जो परफॉर्मेंस है वो ना किया जा सके। नहीं तो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज को 90% केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भी एरिया अंडर द कर्व को मेजर करने के लिए ट्रेपेजॉइडल मेथड को सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। सो आई थिंक यू हैव फाइंड द वीडियो फ्रूटफुल। इफ सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।